चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा अध्याय जो है 12 है और ये हमारा इकोनॉमिक्स का है, एनसीईआरटी का है और याद रखिएगा राजकोषीय नीति एवं बजट है। और इससे पहले मैं बता दूं कि जो मैं सीरीज चला रहा हूँ बिहार एसएससी का, मॉक टेस्ट चला रहा हूँ, रवि साइंस का चला रहा हूँ। धीरे-धीरे मिक्स क्वेश्चन भी चलेगा। धीरे-धीरे आपका जो है, जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एनसीईआरटी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जो आप ये क्वेश्चन ये सब देख रहे हैं, जो कि आज बजट से स्पेशली हम पढ़ाएँगे। और इसी तरह जैसे मैं वो पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, उसी तरह बुक का ही रहेगा लेकिन पीपीटी अलग तरह से रहेगा क्योंकि आपको क्लियर दिख सकता है। आप किताब रखिएगा सामने और क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन है वैसा ही रहेगा, नंबर वाइज़ रहेगा, जो कि आपको आसानी से पढ़ने में आसान होगा। तो ये आगे खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद पीपीटी का तैयारी शुरू कर देंगे। अभी बिहार एसएससी का पीपीटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए टीचर हैं, वो जीके जीएस करेंगे और मैं जो करवा रहा हूँ, वो करवाता रहूँगा और बेसिक रूप से जल्दी ही मैं एनसीईआरटी का ला रहा हूँ, जो कि बुक से करवाऊँगा। बिहार बुक और हमारा एनसीईआरटी बुक सारा करवा दूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बिहार बीपीएससी 4 आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं। बजट से है, मतलब राजकोषीय नीति एवं बजट से संबंधित ये एक सब्जेक्ट है, जिसमें बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे और ये स्टैटिक जीके के रूप में लेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति संबंधित है, तो राजकोषीय नीति जो है संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? तो हम बताएंगे सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित है। तो सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित है राजकोषीय नीति, ये ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि राजकोषीय नीति है क्या? तो राजकोषीय नीति की अगर बात करें तो सरकार मतलब केंद्र और राज्य दोनों की आय है एवं व्यय संबंधी रणनीतियों को कहते हैं। तो राजकोषीय नीति जैसे ही आए तो हम जाने गवर्नमेंट से संबंधित है, लेकिन याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ये आय और व्यय है से संबंधित रणनीति है, मतलब जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से सरकार अपने राजकोष जो पैसा है, राजकोष का प्रबंधन करती है। क्या करती है? प्रबंधन करती है ताकि आर्थिक व्यवस्था एवं सरकार की समान कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे। क्या करे? सुचारू रूप से अच्छे से चलती रहे। तो आपसे पूछेगा राजकोषीय नीति तो बता दीजिएगा केंद्र और राज्य दोनों का आय एवं व्यय से संबंधित रणनीति है। इसके माध्यम से क्या होगा? राजकोषीय माध्यम से कि सरकार अपने राजकोष का प्रबंधन करती है, राजकोष का एकदम बचाव रखेगी, उसका कैसे व्यय करना है, कब कहाँ करना है, ये सब देखती है, जिसमें आर्थिक व्यवस्था एवं सरकार की समान कार्य प्रणाली जो है सुचारू रूप से चल सके, अच्छे से व्यवस्थित हो सके। यही तो मैंने भी बोला। चलिएगा दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो भारत का अगर आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण जो करता है वो हमारा वित्त मंत्री करता है, मतलब वित्त मंत्रालय करता है। तो आपसे पूछेगा कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करेगा? तो वित्त मंत्रालय करेगा। अब वित्त मंत्रालय करेगा तो हम इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन की बात करें तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तो इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि यह जो है कौन आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के दिशा निर्देशन में तैयार किया जाता है। तो किसके दिशा निर्देशन में किया जाता है? किसके अंडर में किया जाता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के अंडर में किया जाता है। वो भी वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं। याद रखिए, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, याद रखना होगा। और इसी के अनुसार ही आर्थिक सर्वेक्षण का क्या होता है? तैयार होता है। समझ गए? और इसके बारे में और जानते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वह दस्तावेज है, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण वह दस्तावेज है जो विगत वर्ष में आर्थिक विकास के क्षेत्र से प्राप्त उपलब्धियां एवं भविष्य की योजनाओं व रणनीति का प्रारूप प्रस्तुत करती है। अब सोचिए, आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है? है इम्पोर्टेंट। अगर मान लीजिए हमारा अगर आर्थिक क्षेत्र में अगर हम विकास करना चाहते हैं तो हमको जो टारगेट रखें, जो योजना बनाएं भविष्य में, अब जो योजना भविष्य में हमको चलाना है, तो यही आर्थिक सर्वेक्षण के विकास या आर्थिक सर्वेक्षण कहिए या आर्थिक विकास कहिए, इस पे ध्यान रखेंगे तभी तो होगा।
अगर मान लीजिए आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से करेंगे तो आर्थिक विकास अच्छे से होगा। आर्थिक विकास अच्छे से होगा तो हम कुछ भी उपलब्ध करेंगे तो ज़्यादा उपलब्ध कर पाएँगे, अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँगे। अगर घाटा भी होता है तो भी उस हिसाब से हम भविष्य में रणनीति बनाएँगे कि अगर आज इस क्षेत्र में हमारा घटा हुआ है, मतलब खेती क्षेत्र में घटा हुआ है तो इसको कैसे विकसित करें, इसमें कितनी बजट लगाएँ कि जिससे फ़ायदा हो सके, कितने राजकोषीय निकालें, है ना? तो ये सब होता है। अब तो भूलिएगा नहीं आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? अगर बात करें तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो तीसरा प्रश्न है बजट एक लेख पत्र है। तो बजट क्या है? तो बजट एक लेख पत्र है जो कि ऑप्शन नंबर सी सरकार की राजकोषीय नीति का है। तो सरकार का राजकोषीय नीति अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो इसमें जवाब देने की बात यही है कि बजट हमारा क्या है? एक लेख पत्र है जो कि क्या है? सरकार का राजकोषीय नीति है और सही बात है ना? यही बात हम लोग बोल रहे हैं। तो इस बात को सुनिए कि बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। अब सोचिए सरकार के अंडर है राजकोषीय। राजकोषीय का जो राजकोष में जो रहेगा, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कितना फ़ायदा हुआ, ये सब तो बजट से ही पता चलेगा ना। तो बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। तो ये सब जो है सरकार के द्वारा ही जुड़ा हुआ है ना, तो बजट पता कैसे करेंगे? तो राजकोषीय नीति से संबंधित ही है, उससे संबंधित के बारे में जानेंगे। तो राजकोष में कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, कितना नहीं बचा, कितना घटा हुआ, तो ये सब हमारा इस माध्यम से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? बजट प्रत्येक वित्त वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष। प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च, हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है? वित्तीय वर्ष माना जाता है। और वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण होता है। तो ये बजट जो पेश किया जाता है, साल में किया जाता है और ये राजकोषीय नीति से ही संबंधित है। तो 1 अप्रैल 31 मार्च का ये समय रखा गया है, जो कि वित्तीय वर्ष हम जानते हैं। और इसमें यही होता है कि सरकार की जो प्राप्ति हुई, कितनी घटा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितना हानि हुआ, ये सब होता है। और व्यय का विवरण दिया जाता है कि कितना व्यय कहाँ किया गया, कहाँ दिए गए, किस क्षेत्र में दिए, केंद्र में दिए, राज्य में कितने दिए, कितने स्टेट में कितने दिया गया, किस लिए दिया गया, रेलवे में कितना खर्च किया गया, है ना? ये सब बातें कही जाती हैं। वर्ष 2017 से भारत में बजट जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। पहले 1 अप्रैल से 31 मार्च होता था, लेकिन जब 2017 हुआ तो 17 से फिर हो गया 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो 1 फरवरी को बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है। बजट की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात होती है। बजट मतलब बजट पेश कीजिए तो साल में ही करना है, साल में करिएगा तो वित्तीय हो गया ना, वार्षिक वित्तीय, बजट हो गया, विवरण कहिए। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है। तो बजट की अगर बात करेंगे तो आपसे पूछेगा कौन से आर्टिकल में इसकी व्याख्या की गई है भाई, कौन सी चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 112 में किया गया। अगर बात करेंगे चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। तो वित्त का बंटवारा की अगर बात करेंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग की अनुशंसा पर की जाती है। अब वित्त आयोग होगा उसी की अनुशंसा पे ना करेंगे वित्त का बंटवारा, है ना? और केंद्र और राज्य के बीच तो वही तो बजट पेश करते हैं, तब पता चलता है कि भाई पैसा कहाँ-कहाँ हुआ, राजकोषीय खर्चा। तो वित्तीय वर्ष वही तो हो गया, है ना? तो कितना खर्चा हुआ, राज्य में कितना हुआ, केंद्र में कितना हुआ, केंद्र ने राज्य को कितना दिया, सारी चर्चा होती है। और ये वित्तीय आयोग की अनुशंसा पे ही होगा, ठीक है? तभी वित्त मंत्री कौन है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो करिएगा आप। केंद्र व राज्यों के मध्य जो है वित्त मतलब राजस्व और सहायता अनुदानों आदि का बंटवारा वित्त आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। की अनुशंसा पर होता है क्योंकि वित्त आयोग करेगा तभी होगा, ये हम जानते हैं। और याद रखिएगा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही ये किया जाता है, ठीक है? विचार करने पर देखिए वित्त आयोग की अनुशंसा तो किया जाएगा, मतलब विचार विमर्श हो गए, और विचार विमर्श करने के बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाएगा। ये राष्ट्रपति का आदेश हो गया, भाई करिए। और संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग की बात कही गई है, हम जानते हैं इसकी बात कही गई है कि वित्त आयोग की अनुशंसा पे ही भाई बंटवारा किया जाए, है ना? और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही किया जाता है। अनुशंसा किसकी होगी? वित्त आयोग की। और आदेश किसका होगा? राष्ट्रपति का। ये जरूर ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं। और आर्टिकल किस में चर्चा है वित्त आयोग की? तो आर्टिकल 280 बताइएगा। और हमेशा मेरा वीडियो रात को 8 बजे से शुरू होगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अपलोडिंग रहेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लीजिए
वित्त आयोग से संबंधित कौन सी आर्टिकल है? 280 आर्टिकल है। तो जाइए, बस मेरे वीडियो को देख के जाइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपका रिजल्ट होगा, जॉब भी होगा और नलिन अकेडमी आपसे मिलने भी आएगा, ज़रूर आएगा। चलिएगा, 5वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 होगा। अब केवल 2 है तो यही तो है, पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। समझ गए? तो पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। ठीक है, क्लियर हो गए। तो केवल 2 ही तो सही है, यही तो बात है। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए, बजट में सार्वजनिक आय को 2 भागों में बाँटा जाता है। अब देखिए, बजट की बात हो रही है, तो बजट को बात करें तो 2 भाग में बाँटेंगे। एक तो पूंजीगत प्राप्तियों से, जो पूंजीगत प्राप्त होता है हमको उससे, एक राजस्व प्राप्तियों से, जो कि राज्यों से प्राप्त होता है। हमारा जो राजस्व, जो पैसा होता है, वहाँ से प्राप्त होता है। तो ये 2 रूप से हमारा बजट जो है बढ़ता है। अब बढ़ता है तो देखिए, राजस्व प्राप्ति से क्या होता है, इसमें क्या है बात कही गई? तो ये प्राप्तियाँ सरकार की परिसंपत्ति, अब सरकार की मतलब राज्य सरकार की बात हो रही है, एवं देयता की स्थिति को प्रभावित नहीं करती है। मतलब सोचिए, राज्य सरकार की परिसंपत्ति हो गई, जो दिया जाता है या स्थिति की अगर बात करें तो उसकी स्थिति से प्रभावित नहीं होता है हमारा राजस्व प्राप्ति जो होता है, तथा भावी पीढ़ी के लिए कोई भार उत्पन्न नहीं करती है। इससे क्या है कि राजस्व प्राप्ति से ये नहीं कि जो सरकार है, सरकार की जो परिसंपत्ति है, उस पे कोई प्रभावित होता है, नहीं प्रभावित होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब भावी पीढ़ी के लिए कोई भार उत्पन्न नहीं होगा कि मतलब आगे चल के संकट हो सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्व प्राप्ति में यही बात कही गई। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति की बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं तो सुनिए। पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति में देखें तो ये प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती है। यही तो बात है। राजस्व प्राप्ति जो होता है उससे कोई प्रभावित नहीं होता है भाई, ये भी जान लीजिए, कोई प्रभावित नहीं होगा, कोई ज्यादा हानि नहीं होता है ना। मतलब कहा जाता है कि राजस्व प्राप्ति में उतना उम्मीद नहीं किया जाता है, इसलिए प्रभावित होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति अगर नहीं हो तो उसमें प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है ना। अब चलिए आओ बात करते हैं। तो परिसंपत्ति कम होती है, तो परिसंपत्ति क्या होता है पूंजीगत में? कम होता है, अथवा देनदारियां बढ़ती है। इसमें देखिए, परिसंपत्ति राजस्व में क्या था और देता, देखिए इसमें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे सोचिए कि राजस्व प्राप्ति में क्या होता है ना, कि परिसंपत्ति तो यहाँ देता की स्थिति में कोई परिवर्तन, मतलब देने वाला देनदारी जो होता है, न इसमें बढ़ेगा ज्यादा न कमेगा, तो बराबर ही भी रहता है। परिसंपत्ति में भी जो पैसा है न कमेगा न बढ़ेगा, इसमें भी बराबरी रहता है। तो राजस्व पे प्राप्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए केंद्र में जैसे ही पूंजीगत प्राप्ति में आ जाएगा, तो पूंजीगत मतलब पैसे वाले लोग, ऐसे याद रखिएगा। अब पैसे वाले लोग हैं तो भाई परिसंपत्ति और देयता पे प्रभावित होगा। दे रहा है जो, वो तो बढ़ा के देगा, और जो ले रहा है वो तो कम पे लेगा। तो इस तरह से समझिए कि पूंजीगति जो लोग हैं, पूंजीपति लोग ऐसे मानिए, तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें प्रभावित तो करते ही हैं। बड़े बड़े लोग आ जाएंगे तो हम लोग को तो प्रभावित करेंगे ना, ऐसे याद रखिएगा। तो सुनिए, ये प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति को प्रभावित करती है, ये हम जान गए। परिसंपत्ति कम होती है, और सही बात है, परिसंपत्ति पूंजीगत में अगर देखा जाए तो कम होगा भाई, ऐसे ही बड़े लोग हैं तो कम भाई कम करो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अथवा देनदारी बढ़ती है, और देने के लिए तो भाई सब देख रहे हैं, बड़े बड़े बैंक जो होते हैं पूंजीपति लोगों को पैसे देते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो देनदारी तो बढ़ गया, लोन खूब ले लेते, उठा लेते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए ये तो हम जान गए, एक स्टेप तो जान गए। अब दूसरा पूंजीगत की बात करें तो पूंजी प्राप्त जो है, यहाँ पे पूंजी प्राप्तियां भावी पीढ़ी के लिए भार उत्पन्न कर सकते हैं। भावी पीढ़ी मतलब आगे की भविष्य की पीढ़ी के लिए तो भारी पड़ता ही है। अगर मान लीजिए अच्छे से बेहतर से चलाया जाए और देनदारी को कम किया जाए तो भाई उतना प्रभावित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पूंजीगत की बात हो रही है, तो पूंजी प्राप्ति के लिए, पैसे के लिए भाई खूब लोन उठा लेते हैं, देने वाला भी दे देता है भाई कि बड़ा आदमी है, बड़ा बाद में देगा, इसके चलते घाटा में हो जाता है। और इसके कारण क्या आता है, भार उत्पन्न हो जाता है भावी पीढ़ी पर। आगे भविष्य की पीढ़ी बढ़ते जा रही है, इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है ना। उदाहरण की बात करें तो उधार लिया गया ऋण अपनी क्या है, अदायगी
के लिए भावी पीढ़ी पर भार डालता है। मतलब अपनी ऋण, बोले थे मैंने कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो उधार लिया गया ऋण, उधार जो ले लिया ऋण, अब उसको जो है अदा करना चाहिए। अदा कहने का मतलब कि जमा करना चाहिए, तो वो जमा तो कम करते हैं और जमा करने के कारण क्या होता है कि भावी पीढ़ी पर भार डाला जाता है। अब भाई पैसा भी तो खत्म होता है, ये थोड़ी है कि मान लीजिए नोट छापते जाना गड़ा गड़ा तो और अमीर होते जा, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो यही ध्यान रखना होता है। लेकिन यही है कि इसमें हम लोग राजस्व प्राप्ति से कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पूंजीगति जो है प्राप्ति से प्रभावित होते हैं। भावी पीढ़ी भी होता है, भविष्य की पीढ़ी भी गड़बड़ हो सकती है और ये ध्यान रखते हुए चलना चाहिए था, लेकिन इसमें अब चलिए आगे बात करते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों का उच्च स्तर अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। तो इससे हमारा वित्तीय स्थिति बहुत संकट में हो सकता है और ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो जैसे कि उधार और विनिवेश, अब उधार लेने वाले बहुत हैं और जमा करने वाले बहुत कम हैं, तो क्या होगा? और ये पूंजीपति लोग ज़्यादा करते हैं। मतलब मान लीजिए ऋण तो उठाते चल जाते हैं और देने वाला भी वही कि भाई लो लीजिए, आप तो बड़े आदमी हैं, आप लीजिए पैसा जमा करिए, और वही सबसे बड़ा घपला मार देते हैं। ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी पे उंगली उठाने की, किसी पे कुछ नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और एक बार तो बनता है जय हिंद, क्योंकि हमारी भारत की बात है तो जरूर बोलेंगे जय हिंद। चलिएगा छठे प्रश्न की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि हमारा भारत में जो भी हैं सब लोग हैं, और हमारे भारत को सपोर्ट करना मेरा कर्तव्य भी है, मेरा कर्म भी है, और जिस धरती पे है उसका सम्मान भी करना मेरे लिए सर्वोच्च है। तो इसलिए हम अपने सैनिकों को भी सपोर्ट करते हैं, अपने रणनीतियों को भी सपोर्ट करते हैं, और अपने जितने भी लोग हैं उनको भी सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे सैनिक हैं तभी हम हैं, ये भी ज़रूर याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनकी नहीं होती तो आज हम भी गुलाम जो पहले थे फिर होते, अब ये आतंकियों का गुलाम होते। तो अच्छा है कि हमारे सैनिक हैं मजबूत और हिम्मत वाले हैं, और मिसाइलों से भरा हुआ हमारा देश, तो इसलिए बोलिए जय हिंद। छठा प्रश्न क्या है सुनिए। भारत में निम्न में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। अब वित्त मंत्रालय करेगा तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। वित्त मंत्रालय के जब करने की बात करता है तो राज्य सरकार द्वारा राजस्व संग्रह, सरकार द्वारा ये किया जाता है, मतलब रेवेन्यू की बात हो रही है, रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है, उसी को राजस्व संग्रह कहते हैं। राजस्व मतलब राज्य नहीं, राजस्व मतलब पैसा, ऐसे याद रखिएगा। जो कर टैक्स कहते हैं, जिसे रेवेन्यू कहते हैं, पैसा कहते हैं, उसका कलेक्शन को कहा जाता है। ये सरकार द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। और गवर्नमेंट कौन है? दोनों है, केंद्र और राज्य, इसलिए ध्यान रखना है। और ये बात मैंने ऊपर भी बोला है। अर्थात आय तथा सार्वजनिक व्यय, मतलब पब्लिक का जो पैसा खर्चा होता है वो भी के उचित क्या है नियमन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को वांछित स्वरूप प्रदान करने की सरकारी नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। लीजिए अब एक बात जान लीजिए कि यहाँ वित्त मंत्रालय द्वारा तो किया जाता है राजकोषीय नीति का निर्धारित, है ना। अब राजकोषीय निर्धारित अगर किया जाए तो सरकार द्वारा ही राजस्व संग्रह होगा ना, और राजस्व संग्रह होगा, रेवेन्यू कलेक्शन होगा, तभी तो आय के रूप में और सार्वजनिक व्यय के रूप में उचित नियम के माध्यम से होगा। और उचित नियम के माध्यम से होगा तभी तो अर्थव्यवस्था का जो वांछित स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप है, उसको प्रदान करेंगे। और उसी को जो जमा करना, घटा होना, लाभ होना, ये सब जो है सरकारी नीति राजकोषीय नीति ही कहलाएगी। समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप बात करें तो भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब जैसे ही राजकोषीय नीति आएगा, राजस्व नीति थोड़ी है कि इसमें केंद्र और भाई राज्य दोनों आ रहे हैं। इसमें राजकोषीय नीति मतलब राजा का ही होगा। तो सेंटर पे कौन है? केंद्र पे कौन है? केंद्र सरकार। तो केंद्र के अंडर में आएगा और ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसी के तहत जो बांटा जाता है ना सभी जगह, और इसी के तहत ही तो साल में जाके बजट निकलता है। कि समझिएगा, गलत नहीं समझिएगा। सरकार सार्वजनिक व्यय, कराधान मतलब कराधान, सार्वजनिक ऋण आदि उपकरणों के माध्यम से राजकोषीय नीति में परिवर्तन करती है। अब सोचिए सरकार कैसे करेगी?
अगर मान लीजिए कहीं व्यय किया मतलब खर्चा किया, या कहीं कराधान मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी को लोन दिया, टैक्स दिया, या टैक्स के माध्यम से वसूला, है ना? तो ये सब ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए व्यय करेगा, खर्चा करेगा, साफ-साफ सुनिए ठेठ भाषा में। खर्चा करेंगे हम, मान लीजिए किसी क्षेत्र में, तो उसका भाई रखेंगे हम खाका बनाएँगे। दूसरा हम रखेंगे कि हम भाई किसी को टैक्स दे रहे हैं, या टैक्स के माध्यम से जो पैसा हम ले रहे हैं, या जीएसटी के माध्यम से लें, या प्रत्यक्ष लें मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स इस माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरा है कि सार्वजनिक जो ऋण लिया जाता है, उसके द्वारा होता है। तो ये सब जो माध्यम बनता है, इसी के माध्यम जो होते हैं, और यही माध्यम के कारण क्या होता है, राजकोषीय नीति में परिवर्तन होगा। अब राजकोषीय नीति क्या है? एक सीमित पैसा है, अब वो उसमें ही ना घाटा हानि दोनों होगा। प्रत्यक्ष रूप से टैक्स लेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स लेंगे। दूसरा रूप से कि व्यय कितना करना है, किस राज्य में कितना देना है, केंद्र में कितना खर्चा करना है, तो ये सब है। रेलवे में कितना करना है, तो ये सब बाँटा हुआ है। आगे हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध जो है संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से है, मान लीजिए संघीय बजट से है, तो बताइएगा क्या होगा? तो कटौती प्रस्ताव है। क्या है? कटौती प्रस्ताव है। कटौती प्रस्ताव है। तब कटौती प्रस्ताव की बात करेंगे तो चलिए हम पढ़ते ही यहाँ पे क्लियर करते हैं। कटौती प्रस्ताव जो सुनकर मतलब जिसे कट मोशन बोलते हैं, इसका संबंध किससे है? तो हम बताएंगे संघीय बजट से भाई। और संघीय बजट से, अच्छा ऐसा क्या बात है? तो संघीय बजट से कटौती मोशन ये होता है कि जिस प्रस्ताव द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा, मतलब सरकार गवर्नमेंट द्वारा हो या उसमें किसी विभाग द्वारा, कोई भी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में विपक्ष द्वारा कमी का प्रस्ताव किया जाता है। मतलब देखिए सरकार द्वारा हो या उसमें से किसी विभाग द्वारा धन के लिए अगर बात करें, धन की अगर प्रस्तावित मांग की बात करें, तो प्रस्तावित मांग में जो विपक्ष होते हैं, अब विपक्ष मतलब विपरीत वाले लोग द्वारा क्या होता है, कमी का प्रस्ताव किया जाता है कि कमी का प्रस्ताव भाई पेश कर देगा विपक्ष वाले लोग, ठीक है, उसे ही कटौती प्रस्ताव कहेंगे। और यही विपक्ष वाले ही तो करेंगे, धन के लिए तो है प्रस्तावित मांग है, अब विपक्ष द्वारा की जाती है, तो यही तो कटौती हो गया। क्लियर हो गया? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यानाकर्षण बोलिए, ध्यानाकर्षण तथा स्थगन प्रस्ताव किसी व्यापक लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाया जाता है। अब ध्यान आकर्षण करना है तो कोई तो इम्पोर्टेंट होगा। अगर मान लीजिए मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, कुछ तो जरूरी होगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आने वाला है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाला होगा, तभी तो आप ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान आकर्षण बोलने में क्या दिक्कत है? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। उसी तरह तो होता है, क्योंकि कुछ व्यापक रूप से होने वाला है। आपका एग्जाम क्या है? व्यापक है, और एग्जाम व्यापक है तो मतलब कि ध्यान आकर्षण होगा, ध्यान आकर्षण भी होगा और स्थगन भी होगा। जब ध्यान आकर्षण करके एग्जाम दे के आइएगा तो स्थगन हो जाएगा। तो उसी तरह ये है ना, तो ये जो ध्यान आकर्षण और स्थगन प्रस्ताव जो आता है वो लोक महत्व का विषय पर चर्चा किया जाता है, इसीलिए बहुत ही व्यापक रूप से बड़े स्तर पे आता है। जल्द ही करंट अफेयर का एक सीरीज आ रहा है जो कि वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा, अन्यथा नहीं पढ़ाया जाएगा। हमें प्रश्न की अगर बात करें, 8वां प्रश्न क्या है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? अब बताइए भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है भाई? तो किस उद्देश्य से उपयोग करिएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। तो आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए किया जाएगा, तो एकदम सही बात है, आर्थिक विकास करिएगा तभी तो होता है ना। तो चलिए, तो भारत जैसे देश में जो है घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? भारत का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। क्या है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। ये हमारा तो सही बात है, भारत जैसा जो देश है, मतलब भारत जो देश है तो देश के घाटे की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रखता है। मुख्य उद्देश्य अगर है तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित देना है ना, यही मतलब है ना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देगा। घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा जो है भारत सरकार लोक व्यय मतलब पब्लिक जो हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, है ना, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, को बढ़ावा देती है। और ये बात है, भारत सरकार हमारा जो है क्या करता है, वित्तीय व्यवस्था के द्वारा जो क्या करता है भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट लोक व्यय करता है।
पैसे खर्च करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं और जिसे हम आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन जो है मिलता है। और आर्थिक गतिविधि का प्रोत्साहन मिलेगा नहीं, होगा ही, आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक गतिविधि तो बढ़ेगा ही, गति में करेगा ही और आगे की ओर बढ़ते जाएगा। इसलिए हमारा अर्थव्यवस्था अभी 5वां है, जल्द ही 3 आ जाएगा। समझ गए? तो ये सब जो है सब है मेहनत पे, कर्म पे, फल पे। तो आप चिंता ना करें, आप अपना कर्म करें, कर्तव्य करें, आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। अब कभी ये सोचे ही नहीं कि क्या होगा, ये सोचे जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि अगर बुरा हो रहा है तो कुछ बढ़िया होने वाला है, अगर बढ़िया हो रहा है तो समझिए आगे कुछ न कुछ और अच्छा होने वाला है। ये सोचना, कभी निगेटिव सोचना ही नहीं है जीवन में। निगेटिव सोचने वाले और निगेटिव सोचते हैं। आप सोच के देखिए, अनुभव कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप निगेटिव कभी है ना, अगर गुस्सा है तो और गुस्सा आपको आएगा, और जैसे ही आप स्माइल करने लगे, पॉजिटिव सोचने लगे, आप दुश्मन के बारे में भी पॉजिटिव सोचिए तो आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा और उसी आनंद में आप जीत जाएंगे। आप महसूस करके देखिए, अनुभव करके देखिए, 1 घंटे किसी के बारे में जो आपका नेगेटिव है उसके बारे में हंस के देखिए, मुस्कुरा के देखिए, उसकी जो बुरी बात है उसे भी आप अच्छा मान के हंसिए। देखिए आपको नहीं महसूस होगा तो बोलिएगा, इसी पे कमेंट बॉक्स करके हमको बताइए। खाली पॉजिटिव आप रहिए, नेगेटिव को छोड़िए, आपका लक्ष्य भी मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन के स्टूडेंटों को यही बोलकर मोटिवेट करता हूँ और इससे 100% बच्चे मोटिवेट होते हैं और सक्सेस की ओर भी बढ़े हैं। और जल्द ही मैं मिलाऊंगा सबसे। आप ये अनुभव करके हमें कमेंट करें। 2 दिन करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ पॉजिटिव सोचना किसी के बारे में, कोई भी हो, घर के लोग, बाहर के लोग, कोई भी, उसकी नेगेटिविटी को भी अच्छे मानिए और अपने आप को देखिए, बस खुश रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज़रूरी था देना इसलिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट एक डिप्रेशन में थे, मैंने उन्हें मोटिवेट किया है, कोशिश किया है और 2 दिन में हुआ है और हमें लगता है आप लोग भी करेंगे अगर जो आसपास नेगेटिविटी है उसे दूर करेंगे। ठीक है, कितनी भी हर परिस्थिति का मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं जिनके पास पैसे नहीं है उनकी नेगेटिविटी अलग होती है, जिनके घर में पैसे हैं उनका अलग होता है, जो मध्यम वर्ग के हैं वो भी नेगेटिविटी से अलग होते हैं। उनकी परिस्थिति तो मध्यम वर्ग वाले को तो और है, दोनों तरफ से है। एक तो आपका घर का है, दूसरा आपको सामाजिक डर है, और वही तो हमें दूर करना है। तो इतना लंबा भाषण देने की मजबूरी थी, आप सुन सकते हैं तो सुनिएगा, अन्यथा आप आगे बढ़ के वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा मोटिवेशन किसी और में नहीं और स्वयं से ज़्यादा विश्वास किसी पे मत कीजिए, ये मैं बोलता हूँ। आप किसी के सजेशन में मत आइएगा, मेरे सजेशन में भी नहीं। 9वां प्रश्न क्या है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। अंतर्राज्यीय जो व्यापार का नियमन होता है वो हमारा जो है क्या है, राजकोषीय नीति का नहीं है, उद्देश्य नहीं है। अब राजकोषीय का बात करते हैं, मतलब अंतर्राज्यीय की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है, वो राजकोषीय में क्यों नहीं है? चलिए जानते हैं, इम्पोर्टेंट है, होना तो सब में चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की प्राप्ति हेतु अव्ययों की बात हो रही है कि सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। अब एक चीज जान लीजिए, राजकोषीय नीति ऐसा नहीं कि राज्य से संबंधित नहीं, राज्य से भी जो टैक्स होते हैं ये सब जो जुड़े होते हैं, ठीक है, माध्यम अलग है, केंद्र है। तो एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय जो हमारा है, उत्पादन जो होता है, रोजगार से संबंधित जो भी प्रभाव होते हैं, ये सब हमारे राजकोषीय नीति से संबंधित है। अगर मान लीजिए वैकेंसी नहीं आ रही है तो राजकोषीय नीति में गड़बड़ है, अगर है राजकोषीय नीति में तो भाई वैकेंसी आनी चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब है, ये समझाने के लिए, ऐसा नहीं है वो तो अड़चन डालने वाले सरकार पे डिपेंड करता है, नहीं भी करता है तो वो अलग बात है, लेकिन हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि ये समझिए कि रोजगार संबंधी हो गया, उत्पादन हो गया, राष्ट्रीय आय हो गए, इसकी व्यय की बात हो गई, या जो व्यय होता है मतलब निर्यात आयात की बात होती है, या लाभ हानि की बात होती है, ये सब जो है हमारा, या कार्य योजना जो भी बनता है वो राजकोषीय नीति से ही बनता है, इसलिए राजकोषीय नीति कहलाएगा।
है ना? तो ये सब जो भी आएँगे उत्पादन, राष्ट्र उत्पादन, रोज़गार, व्यय, ये सब हमारा राजकोषीय नीति कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। व्यय करिएगा मतलब मान लीजिए कमाइए, बुलाइए, आगमो मतलब कमा रहे हैं, तो खर्च भी तो करिएगा। तो ये सब कहाँ से है? राजकोषीय नीति का से है, उसी को कहिएगा ना। समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत? अब और सुनिए, भारत सरकार की राजकोषीय नीति में करों के माध्यम से धन तथा आय का क्या होता है? न्यायोचित क्या होता है? न्यायोचित वितरण। न्यायोचित मतलब न्याय रूप में, उचित रूप में, न्यायपूर्वक उचित रूप से वितरण किया जाता है धन का, आय का, है ना? पूर्ण रोजगार तथा मुद्रास्फीति का नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है और इसी का तो प्रमुख उद्देश्य है। तो राजकोषीय नीति जो हम पढ़ लिए, जो भारत सरकार का है, उसमें क्या है? टैक्स के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग? धन तथा आय का न्यायो उचित मतलब न्यायपूर्वक उचित रूप से हम लोग वितरण करते हैं। अब वितरण करेंगे तो हम जानते हैं कि पूर्ण रोजगार मिलेगा, पूर्ण रोजगार से संबंधित है, इसमें राजकोषीय नीति से फायदा होगा तथा मुद्रास्फीति की नियंत्रित रहेगा, पैसे का जो है ब्लैकमेलिंग नहीं होगा, अच्छे से चलेगा, है ना? ये समझ गए, मतलब काला धन से बचेगा। और बात करेंगे तो जो टैक्स होता है, जो कर होता है, वो स्थिरता या स्थिर रूप से रहेगा और यही प्रमुख उद्देश्य है हमारा राजकोषीय से। समझ गए? इसीलिए अंतर्राज्यीय व्यापार नियमन जो है ये हमारा संबंधित नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? तो राजकोषीय ही पढ़ रहे हैं तो राजकोषीय नीति से ही संबंधित है और इसमें देखिए पूर्ण रोजगार तो है ही, मूल्य स्थिरता है, धन और आय का नियोजित वितरण होगा ही, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन से क्या होगा? अंतर्राज्यीय से उससे लेके क्या करेगा? वो तो राज्य लेगा ना जी, और राज्य लेगा तो भी तो हमको देगा, तो घुमा के तो हम ही को फायदा है। तो इसलिए अंतर्राज्यीय को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य आगे जमा करेगा तभी ना हम लेंगे। ऐसे दिमाग लगाइएगा, ठीक है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ये थोड़ा-सा ये सब्जेक्ट ऐसा है कि राजकोषीय नीति या बजट, अगर ये सब पढ़िएगा तो हर मंथ आपको समझ में आते चल जाएगा जो बजट वार्षिक निकलता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अगर आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ज़्यादा अध्याय नहीं है, 2 अध्याय और हैं और इसके बाद ये हमारा इकोनॉमिक्स का खत्म हो गया। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, हिंदी रिकॉर्ड भी बोलता है। यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो राजकोषीय नीति की बात हो रही है, राजकोषीय नीति का भाग जो है करारोपण है। करारोपण ही नहीं, करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये तीनों में से कोई ऑप्शन आता तो वही आंसर होता, क्योंकि राजकोषीय नीति का भाग माना जाता है। अब देखिए करारोपण हो गए, सार्वजनिक व्यय हो गए, सार्वजनिक ऋण हो गए, ये सब जो है ना, पता है क्या है? ये सरकार द्वारा जनता से लिया जाने वाला ऋण है, मतलब जनता से लिया जाने वाला टैक्स का ही है ना? जो देता है वो सरकार द्वारा लिया जाता है, जनता से लिया जाता है, वो भी समझ जाइए। तो सार्वजनिक जो व्यय करेगा उसका भी तो जनता से ही लेगा, सार्वजनिक जो ऋण लेता है वो भी जनता से ही लेगा और करारोपण जो करता है वो भी सरकार से ही लेगा। तो ये सब जो है मतलब सरकार जनता से ही लेगी, ये समझ गए। अब आपको याद रखना है कि राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। तो 3 महत्वपूर्ण भाग तो आप जान गए, करारोपण हो गए, सार्वजनिक व्यय हो गया, सार्वजनिक ऋण हो गए, जो कि हम सरकार द्वारा जनता से लिया जाता टैक्स है, ऋण है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, सार्वजनिक व्यय हो गए, करारोपण हो गए, सार्वजनिक ऋण हो गए तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। अब देखिए सार्वजनिक व्यय होता है, खर्चा होगा, तो भाई लेगा कहाँ से? जनता से ही लेगा। तो ये जो राजकोषीय से ही नहीं कर रहा है ना, जो टैक्स दे रहा है या किसी को ऋण दे रहा है, वो भी तो राजकोषीय से ही दे रहा है, तो वसूलेगा कौन? सरकार ही वसूलेगी ना जनता से। तो सार्वजनिक जो ऋण दे रहा है, जाके बैंक से ले रहे हैं, कहीं से ले, तो वसूलेगा कौन? सरकार वसूलेगी। किससे वसूलेगी? जनता से वसूलेगी। तो यही है। तो ये 3 याद रखिएगा, करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। ये 3 याद रखना है, इसलिए रखना है क्योंकि ये जनता द्वारा लिया जाता है और जनता द्वारा लिया गया ऋण है ये। 11वां प्रश्न की बात करें, देखिए संघीय बजट। संघीय बजट पढ़ते, अब सुनिए
संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। अब संघीय बजट में भी तो घाटा होगा, अब घाटे से संबंधित है तो बताइए क्या है। तो ये राजकोषीय घाटे मतलब क्वेश्चन नंबर ए, बजट घाटे, संघीय बजट मतलब बजट घाटे, और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों के जो है निवल वृद्धि का योग है। अब देखिए बजट घाटे तो हो गए, आंतरिक हो गए तथा बाह्य ऋण हो गए, ये तीनों का जो है निवल वृद्धि मतलब निवल वृद्धि योग बोलिए, जोड़ बोलिए तीनों का, उसी को बोला जाए, याद करना है, रटना है ना। तो देखिए संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है कुल व्यय, कुल व्यय मतलब राजस्व प्लस पूंजीगत, ये तो यही तो दो है इंपॉर्टेंट बजट का, राजस्व और पूंजीगत का कुल क्या है, प्राप्ति, कुल प्राप्ति मतलब कुल प्राप्तियों में राजस्व और पूंजीगत, इसका व्यय दोनों का कितना है, अब कुल प्राप्ति यही पर तो आधारित है। जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार से उधार और अन्य देनदार को सम्मिलित नहीं किया जाता है, मतलब इन्हीं को नहीं सम्मिलित किया जाता है। सोचिए तो भाई भार पड़ेगा ना हम लोग पे, है ना, नहीं सम्मिलित किया जाता है। पूंजीपति लोग को भाई कैसे करेंगे, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कमेंट के पात्र में ना लेंगे और इसे गलत व्यू में नहीं लेंगे। बजट घाटे में बाजार से उधार एवं अन्य देताओं मतलब देनदार की बात हो को सम्मिलित किया जाता है। जो देनदार होते हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। इसे जो है 1 अप्रैल 1997 में याद रखना है को क्या है में चक्रवर्ती समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। तो ये जो संघीय बजट में राजकोषीय घाटे हैं जिसमें राजस्व पूंजीगत और कुल व्यय और कुल प्राप्ति, ठीक है, ये सब जो हुआ था ये सम्मिलित किया गया था हमारा 1 अप्रैल 1947 में। सॉरी, अनुशंसा पर लागू की जाती है, बस इतना से ज्यादा की जरूरत है। आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या है सुनते हैं। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, है ना, बताइएगा। तो अधिक होता है, राजस्व घाटे की अपेक्षा हमारा राजकोषीय घाटा जो है अधिक होता है सदैव, है ना, अधिक होगा क्योंकि यहीं से तो निकलेगा, यहाँ से वितरण होगा, आप जानते ही हैं। बजट घाटा की बात करेंगे तो बजट घाटा में ही हमारा राजस्व घाटा आता है, चालू खाता आएगा, चालू खाता घाटा आएगा और खाता अधिक। चलिए इसकी विशेष जानकारी हम आपको देते हैं, तो जानकारी देते हैं तो सुन लीजिए। बजट घाटा जो है कुल खर्चों का कुल प्राप्तियों पर क्या है, अधिक है। यहाँ पे अधिक लिख देता तो भी दिक्कत नहीं होता, अधिक कर दिया है, अधिक है। जबकि कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत बाजार मार्केट से उधार और अन्य देयताओं मतलब देनदारों को भी सम्मिलित किया जाता है। जो देनदार होते हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। तो बजट घाटा में क्या हुआ कि सभी लोग हो गए, पूंजीगत लोग भी हो गए, पूंजीगत प्राप्ति वाले लोग भी हो गए, हम उधार देने वाले हो गए, देता भी हो गए, देने वाले हो गए। तो ये सब को जोड़कर, कुल खर्चों को जोड़कर सम्मिलित किया जाता है, तो सभी को सम्मिलित किया जाता है, लेने वाले भी और देने वाले भी। अब देखिए राजस्व घाटा का बात करेंगे तो राजस्व घाटा में राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का जो है अधिक है। अब एकदम सही बात है कि राजस्व घाटा जो है राजस्व प्राप्ति की अपेक्षा राजस्व खर्चा का अधिक है। तो सुनिए, चालू खाता की बात करेंगे तो व्यापार शेष प्लस विदेशों से निवल कारक आय, जो विदेशों से जो हम लोग करते हैं, एक्स्ट्रा जो इनकम करते हैं उसकी बात हो रही, निवल कारक आय प्लस विदेशों से एक पक्षीय अंतरण, ये सारे जो हैं चालू खाता से संबंधित हैं। यदि यह ऋणात्मक हो तो यह चालू खाता घाटा मतलब CAD होगा। अगर धनात्मक होगा मतलब धनात्मक रूप से होगा तो ये चालू खाता अधिक मतलब CAC होगा। चलिए, तो आप समझ गए, इसमें हम राजस्व घाटा के बारे में पढ़े, राजकोषीय घाटा के बारे में नहीं पढ़े, जो कि हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं, 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक जो फील्ड है,
सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है। तो विनिवेश को कहा जाता है निजीकरण। विनिवेश जो होता है स्वामित्व हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। स्वामित्व क्या मतलब मालिक रूप से, मतलब खुद का होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को जो है निजीकरण, प्राइवेट कहते हैं, है ना, प्राइवेट जो जिनका अपना जॉब खुद का हो, तो विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व को निजी व्यवसायी या उद्यमी को बेचती है। विनिवेश करते हैं जो कि स्वामित्व हस्तांतरण कहा जाता है, मालिक खुद होता है, जिसमें क्या होता है सरकार सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व होता है। सरकार जो है सार्वजनिक जो उपकरण होते हैं, जो भी माध्यम है, उसका जो है स्वामित्व होता है। और स्वामित्व को जो होता है निजी व्यवसायी या उद्यमी को बेचती है, या निजी आसपास के लोगों को बेचती है। मतलब सरकार जो है आसपास के लोगों को बेचती है, छोटे मोटे क्षेत्र जो है। विनिवेश द्वारा जो है प्राप्त पूंजी को क्या करता है राष्ट्रीय जो है निवेश कोष में रखा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो भी बेचा जाता है, जो भी कुछ भी होता है, तो विनिवेश होता है, मतलब निजीकरण द्वारा जो प्राप्त पूंजी होता है। मान लीजिए निजीकरण द्वारा जो प्राप्त हुआ पूंजी, जिसे हम विनिवेश भी बोलते हैं, तो विनिवेश द्वारा जो हम प्राप्त किए पूंजी, पैसा वैसा को क्या होता है राष्ट्रीय निवेश कोष में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? राष्ट्रीय निवेश कोष में रखा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अगर बात करें 14 प्रश्न है कि भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बजट घाटा कहा जाता है। ठीक है, बजट घाटा कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? बजट घाटा कहा जाता है। तो राजकोषीय के बजट में कुल प्राप्ति का कुल व्यय के अंतर को कहा जाता है बजट घाटा। क्या कहते हैं? बजट घाटा। अब बजट घाटा है तो सुनिए, बजट घाटा कुल व्यय व कुल प्राप्तियों, ठीक है, कुल व्यय जो भी किए, कुल जो प्राप्त किए के मध्य अंतर होता है। कुल व्यय जो किए और कुल प्राप्ति किए, जो खर्च किए और जो प्राप्त किए, इसके मध्य अंतर होता है बजट घाटा में। कुल व्यय के अंतर्गत जो है गैर ऋण प्राप्तियों, मतलब प्राथमिक व्यय जो खर्चा किए, तथा ऋण व्यय द्वितीय व्यय शामिल हैं। मतलब प्रथम व्यय और द्वितीय व्यय जो कि ऋण है, एक तरह से गैर ऋण प्राप्ति जो कि बाहर से लिया गया, एक ऋण व्यय, ये सब जो है शामिल होते हैं। जबकि कुल प्राप्तियों में गैर ऋण प्राप्तियों एवं बाजार उधार शामिल होते हैं। तो जैसे ही कुल प्राप्ति की बात होगी तो इसमें क्या होता है, मतलब बजट घाटा का ही हिस्सा है कुल प्राप्ति। तो कुल व्यय में तो हम जान गए कि कुल व्यय के अंतर्गत भाई गैर ऋण भी आते हैं जो कि प्राथमिक व्यय माना जाता है, और ऋण व्यय होता है जो कि द्वितीय ऋण माना जाता है, इसको शामिल किया जाता है कुल व्यय में। लेकिन कुल प्राप्तियों में क्या होता है? कुल प्राप्तियों में इसमें क्या होता है कि गैर ऋण प्राप्ति तो होती है लेकिन बाजार उधार भी शामिल होता है बजट घाटा में। क्लियर होगा? अगर हम बात करें 15वां प्रश्न की, तो 15वां प्रश्न है कि भारत सरकार के बजट आंकड़ों में राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा की अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, राजकोषीय ये घाटा की बात करेंगे, तो इसमें आंसर क्या होगा? तो कुल व्यय प्राथमिक प्राप्तियां मतलब गैर ऋण प्राप्तियां होती है। तो कुल व्यय प्राथमिक प्राप्तियां मतलब गैर ऋण प्राप्तियां होती है। अगर बात करेंगे हम लोग तो सुनिए, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय में या कुल व्यय में से गैर ऋण राजस्व प्राप्तियों को घटाने से प्राप्त होता है। क्या होता है? घटाने से प्राप्त होता है। सामान्यतः सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को समाप्त करने के लिए बाजार से ऋण लिया जाता है। अतः सरकार द्वारा बाजार से लिए गए सकल ऋण को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब थोड़ा फास्ट चल देंगे, है ना, क्योंकि अब जो भी था डिटेल मैंने बता दिया, अब सिर्फ रिपीट क्वेश्चन लगभग होता है। 16वां प्रश्न क्या है सुनिए, हाल के वर्षों में भारत सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है
तो व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा माना गया है? तो वो माना गया है ब्याज भुगतान। क्या माना गया है? ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान माना गया है, तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, केंद्रीय बजट हम 23 और 24 की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के अनुसार चलेगा। मतलब 2023 और 24 के अनुमानों के अनुसार हम बता रहे हैं कि करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से के अतिरिक्त सरकार के बजट व्यय का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग है, मतलब 20% बोलिएगा। सबसे बड़ा भाग है, 20% है, तो ब्याज के भुगतान में व्यय होगा। तो सबसे बड़ा भाग है, इसलिए ब्याज के भुगतान में व्यय होगा, खर्च होगा। इसके बाद व्यय प्रमुख मदें, जैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जिसमें 17%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जिसमें 9%, रक्षा में 8%, आर्थिक सहायता में 7% आदि जो है सम्मिलित किए गए हैं केंद्रीय बजट 2023 और 24 में। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा व्यय भुगतान में हुआ 20%। ठीक है, करों एवं शुल्कों की बात की जाए तो उसमें, ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग हुआ कि नहीं 20 में। फिर दूसरा होता है, दूसरे नंबर पे केंद्रीय राज्य की योजनाएं जो 17%। कहते हैं 17वां प्रश्न, बजट 20 और 21 के अनुसार देखेंगे। 23 और 24 देखे, अब 20 और 21 देखेंगे। 20 और 21 के अनुसार कहिए या 20 और 21 के अनुमान के अनुसार भारत सरकार का धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन कौन था? तो हम बताएंगे वस्तु एवं सेवा कर, मतलब जीएसटी। देखिए, बजट 20 और 21 के अनुमान के अनुसार बात करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके में आ गया ये सब। भारत सरकार को सर्वाधिक आय की अगर बात करें, मतलब कुल आय का 15% वस्तु एवं सेवा मतलब जीएसटी से प्राप्त होगी, जबकि सरकार को सर्वाधिक व्यय की अगर बात करें तो कुल व्यय का 20% जो है ब्याज अदायगी मतलब ब्याज भुगतान के रूप में करना होगा। तो कुल व्यय का जो हमारा जो 23 और 24 में देखना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन 20-21 में भी अनुमान लगाया गया था, क्योंकि ब्याज से ही फायदा होगा। लेकिन 15% जो है कुल हमारे जीएसटी से प्राप्त होगी, समझ गया। लेकिन सार्वजनिक व्यय की बात करेंगे तो वही ब्याज भुगतान सही है। प्रश्न की बात करेंगे तो इनमें से कौन सामान्यतः भारतीय संसद में वित्त बजट प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है? तो वित्त मंत्री करेगा। वित्त बजट की अगर बात, मतलब बजट कौन पेश करेगा? वित्त मंत्री करेगा, और क्या करेगा? अब सुनिए, वित्त बजट सार्वजनिक आय व व्यय का जो है सरकारी दस्तावेज है। वित्त बजट जो कि एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, हमेशा वर्ष में एक बार। यह सामान्यतः देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो अब बताइए, भारत के वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? बजट में विगत वर्ष की उपलब्धियों एवं चालू वित्त वर्ष के आय वर्ष जो है व्यय संबंधी वास्तविक एवं संशोधित अनुमान शामिल होते हैं। तो इसमें अगर बात करेंगे हम लोग, तो देखिए, ये तो हम जान गए कि वित्त मंत्री द्वारा भाई बजट पेश किया जाता है, वित्त बजट पेश किया जाता है और साल में एक बार, मतलब वित्तीय वर्ष होते हैं। ठीक है, अब ये भी पढ़े हैं। दूसरा है कि बजट में जो है विगत वर्ष की उपलब्धियों, मतलब जितने भी हम साल भर में किए उसकी उपलब्धियों, चालू वित्त वर्ष का आय, जो भी आय हम लोग प्राप्त किए, जो चल रहा है, व्यय संबंधी वास्तविक, जो हम व्यय संबंधी जो भी है उसकी वास्तविकता की बात करेंगे, वास्तविक एवं संशोधित अनुमान शामिल होते हैं। जो भी संशोधित किए उसका अनुमान हम थोड़ा मोड़ा सम्मिलित करते हैं। वर्तमान में बजट सरकार की आर्थिक नीति का एक दस्तावेज है। वर्तमान में पहले के हिसाब से और अब के हिसाब से थोड़ा सा चेंज है कि वर्तमान में क्या हो गया कि बजट सरकार जो है, बजट सरकार की आर्थिक नीति अगर बात करें तो का भी एक दस्तावेज है, और वो दस्तावेज क्या है सुन लीजिए। तो वर्ष 17 और 18 के हिसाब से चलेगा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद की बात हो रही है, आने से 17-18 से संसद में बजट जो है प्रस्तुत करने की तिथि 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया। 28 फरवरी था पहले, जो कि 1 फरवरी कर दिया गया, क्योंकि अब याद रखिएगा, अगर तिथि बताएगा तो 1 फरवरी बताएगा, पहले क्या था 28 फरवरी। 19वां प्रश्न की बात करेंगे। 19वां प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या अधिकतम है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, कृषि में। सही बात है, अभी भी हमारा श्रमिकों की संख्या अगर देखा जाए तो कृषि में है भारत के लिए, और हमें लगता है कृषि पे ध्यान देना चाहिए, कृषि पे नहीं छोड़ना चाहिए। कृषि में सबसे अधिक कार्यशील लोग जो हैं संलग्न हैं। कृषि क्षेत्र में संपूर्ण कार्यरत जनसंख्या का लगभग 50% भाग जो है नियोजित है।
क्या है, नियोजित है। जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में जो है कुल 15 से 18% योगदान है। 20वां प्रश्न क्या है, सुनिए। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों में अंतर को कहा जाता है। तो राजस्व व्यय जो करते हैं हम लोग तथा राजस्व प्राप्ति में अंतर को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व घाटा। क्या कहा जाता है, राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा कहा जाता है तो सुनते हैं, बात करते हैं। तो सुनिए, यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं, रेवेन्यू घाटा कहते हैं। राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए तो उसे हम राजस्व घाटा कहेंगे। राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत कर राजस्व प्राप्तियां एवं गैर कर मतलब टैक्स राजस्व प्राप्तियां दोनों शामिल हैं। तो राजस्व प्राप्ति में दोनों होंगे ना, कर राजस्व प्राप्ति जो होता है वो, और जो एक्स्ट्रा प्राइवेट रूप से हम जो लेते हैं वो दोनों सम्मिलित होंगे। जबकि राजस्व व्यय में पूंजीगत व्यय को छोड़कर अन्य सभी व्यय शामिल होते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक घटा, द्वितीय घटा, तो उसी तरह आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक घटा। तो प्राथमिक घटा की अगर बात करेंगे तो प्राथमिक घटा में आप सवाल के आगे जान लीजिए, प्राथमिक घटा किसे कहते हैं। तो प्राथमिक घटा कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक व्यय व प्राथमिक प्राप्तियों में जो अंतर होता है उसी को कहते हैं। अब अगर लाभ हुआ तो प्राथमिक लाभ लिख देंगे, फायदा लिख देंगे, और नहीं तो घटा लिख देंगे, तो घटा ही होता है। तो प्राथमिक घटा में क्या है कि प्राथमिक जो व्यय किए हम लोग प्राथमिक रूप से जो खर्चा करते हैं प्राइमरी रूप से, और प्राथमिक प्राप्तियों के मध्य अंतर होना चाहिए। इन दोनों के मध्य जो अंतर होना चाहिए, प्राप्त किए और खर्च किए, उन दोनों में अगर अंतर, ज़्यादा खर्च हो गया तो घटा हो गया, ज़्यादा खर्च नहीं हुआ और प्राप्त ज़्यादा किए तो फायदा हो गया। प्राथमिक व्यय में जो है गैर ऋण व्यय को शामिल किया जाता है। हाँ, गैर मतलब व्यय जो बाहरी जो प्राइवेट सेक्टर से जो लेते हैं उसको भी सम्मिलित किया जाता है। जबकि प्राथमिक प्राप्तियों में गैर ऋण प्राप्तियों जो है शामिल है, मतलब गैर ऋण प्राप्ति भी शामिल होता है। देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा आपको, जैसे अगर मान लीजिए प्राथमिक व्यय है तो गैर ऋण तो शामिल होगा ही, तो उसी तरह प्राथमिक जो प्राप्ति है, प्राप्त जो करते हैं उसमें भी तो गैर ऋण प्राप्ति भी तो लिखेंगे, सम्मिलित करेंगे, तो दोनों होगा। बस इतना ही घुमाया है बस। 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न है, सुनिए। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है उठाए जाने की संभावना होती है। तो उठाए जाने की संभावना होती है तो ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक परियोजना, मतलब सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना। ठीक है, तो सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना। अब व्यय में वृद्धि करना है तो चलिए हम जानते हैं इसमें। ये जब किसी अर्थव्यवस्था में समवृद्धि दर में लगातार जो है दो तिमाही से मतलब 2 तिमाही से अगर देखा जाए तो गिरावट दर्ज किया जाएगा कि कितना गिरते जा रहे हैं हम लोग घटा में, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि वास्तविक जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उत्पाद में भी मतलब घटा, जीडीपी घट जाए, मान लीजिए घटा हो जाता है, घट जाए, तो इससे ही आर्थिक मंदी क्या हो, मैं तो जीडीपी ही उत्पाद में घटा ना होगा। तो जीडीपी अगर मान लीजिए घट जाए तो समझिए आर्थिक मंदी तो निश्चित है, आर्थिक मंदी निश्चित हो जाती है। अब आर्थिक मंदी हो जाती है तो इसका कोई भी तो कंट्रोल करने का नियम होगा, है। तो अर्थव्यवस्था में अगर मंदी को नियंत्रित करना है तो नियंत्रित करने के लिए आगे तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि आवश्यक है, वृद्धि करना होगा, ग्रोथ करना होगा मुद्रा में, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। आगे बात करेंगे, इसके लिए एक और है कि मौद्रिक उपायों के अंतर्गत, अगर मौद्रिक उपायों के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, मौद्रिक रूप से हम अगर देखें जाए तो बैंक दर में कमी करना होगा, बैंक दर में कमी करना होगा, रेपो में कमी करना होगा, रिवर्सल रेपो रेट में कमी करना होगा, ये जान लीजिए। और भी CRR का नाम सुने होंगे जो कि हम ऊपर पढ़े थे, और SLR, ये सब में हमको क्या करना होगा, कमी करना होगा। जबकि राजकोषीय उपायों के अंतर्गत अगर देखें हम लोग, राजकोषीय नीति उपायों के अंतर्गत अगर देखें तो सार्वजनिक जो व्यय है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि एवं कर जो टैक्स होते हैं उसमें कमी करना होगा, कटौती करना होगा, कट मोशन करना होगा, तभी हो सकता है, तभी नियंत्रित हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। समझ गए होंगे। 23वां प्रश्न की बात करते हैं। राजस्व घटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं। और सही बात है, राजस्व घाटे पड़ रहे हैं। अब पूंजी अगर परिसंपत्तियों का सृजन होने लगे, समापन कहिए, और उसे अनुदान घटने लगे, अब सृजन होने लगे तो अनुदान जो हो रहा है, जो है पैसा, वो तो घटने लगेगा, और घटने पर हम पाते क्या हैं, प्रभावी राजस्व घाटा पाएंगे, घटा हो जाएगा। अब घटा हो जाएगा तो चलिए जानते हैं,
देखिए प्रभावी राजस्व घाटा, मैंने ऊपर पढ़ाया कि राजस्व घाटा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप मान लीजिए जो जमा किया हो उससे खर्चा होगा तो घटे ना होगा, कोई भी चीज़ है। आप अगर मान लीजिए घर में राशन रखना है, आप उपयोग नहीं करिएगा तो घटेगा नहीं ना, आप उपयोग करिएगा तभी तो घटेगा। तो निश्चित है कि राजस्व में ऐसा नहीं कि प्रभाव प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन घटा तो होगा ही। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि समझिएगा उल्टा बता दिया। प्रभावी राजस्व घाटा पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान है। देखिए राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के जो सृजन हो रहा है, संपत्ति का जो निकल रहा है, उससे संबंधित अनुदान है। तो ये दोनों का घटा होगा तभी होगा, माइनस होगा। उल्लेखनीय है कि अनुदान को राजस्व घाटे, यहाँ पे घाटे होना चाहिए, घाटे कर दिया, घाटे में ही दिखाया जाता है, चाहे पूंजीगत स्वभाव की ही क्यों ना हो। इस धारणा को वर्ष 2011 और 12 के केंद्रीय बजट में शुरू किया गया तथा वर्ष 2012 और 13 के बजट में इसे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की व्यवस्था में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसे बाद में 2012 और 13 में बजट में इसे राजकोषीय उत्तरदायित्व और इसमें शामिल कर दिया गया है। किसे? राजस्व घाटा का, ये भी जान लीजिए। अगर बात करेंगे 24वां प्रश्न की, तो 24वां प्रश्न है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत वर्ष में कब पारित किया गया था? तो हम बताएंगे 2003 में पारित किया गया था। तो 2003 में किया गया, तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा फास्ट। तो राजस्व कोषीय, मतलब राजस्व बोल रहा हूँ, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, जिसे FRBM शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, बजट मैनेजमेंट कहिए। ये जो एक्ट है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा ही भारत की संसद में पेश किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या पेश किया गया? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पेश किया गया। और वर्ष 2003 में राजकोषीय प्रबंधन में जो है अंतर पीढ़ी इक्विटी सुनिश्चित करने, लंबे समय तक चलने वाला व्यापक आर्थिक स्थिरता या वित्त के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियम पारित किया गया था। समझ गए? अधिनियम जो है पारित हो गया था वर्ष 2003 में। और किनकी? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किया गया था। 25वां प्रश्न क्या है, सुनिए। निम्नलिखित में से किस देश में जो है शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था शून्य आधारित अगर बजट पूछे तो हम बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है? तो पीटर ए पॉयर को माना जाता है। पीटर ए पॉयर को माना जाता है। तो ये सर्वप्रथम वर्ष 1973 में, कब? 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में शून्य आधारित जो बजटिंग है को अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया? तो अमेरिका के एक जॉर्जिया प्रांत है, वहीं अपनाया गया। को क्या अपनाया गया? तो शून्य आधारित बजट। कब? वर्ष 1973 में। इसके जनक कौन हैं? पीटर ए पॉयर हैं, ये भी जान गए। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 में भी अपनाया, ठीक है, मतलब अपनाया गया था, ये जान लीजिए। संघीय बजट के 1979 में बनाया गया था। भारत में इसे जो है सर्वप्रथम वर्ष 1986 में लागू किया गया। तो भारत में कब लागू किया गया शून्य आधारित बजट? तो हम बताएंगे 1986 में सर्वप्रथम। और एक बात ध्यान रखिएगा, आया कब? तो वर्ष 1973 में आया था, जॉर्जिया प्रांत में हुआ था, ठीक है। लेकिन अमेरिका कब अपना लिया? तो 1979 में अमेरिका में हुआ था, लेकिन प्रांत अलग था। चलिए, अब पूरे अमेरिका में फिर हो गया 1979 में, और भारत हमारा 1986 में। 26वां प्रश्न है कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया? तो ये हमारा केंद्रीय बजट 2005 और 6 से शुरू किया गया। 5 और 6 में शुरू कर दिया गया था, 2005 और 6 में। तो पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री के रूप में केंद्रीय बजट 2005 और 6 में जो है जेंडर बजट की शुरुआत की थी। तो जेंडर बजट की कौन शुरुआत किया? तो हमारे पी चिदम्बरम ने शुरू किए थे। कौन थे? वित्त मंत्री थे। कब बजट पेश किए थे? तो 2005 और 6 की बात हो रही है। क्लियर हो गया? ये सब सवाल स्ट्रेटेजी के रूप में है। अगर बात करें 27वां प्रश्न है, तो निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खातों में जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है?
तो सम्मिलित नहीं किया जाता, तो अल्प बचतें नहीं सम्मिलित किया जाता है। ये सब छोटा-मोटा बचत क्यों सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ऐसी सार्वजनिक प्राप्तियाँ जिनसे ना तो सरकार की देयता मतलब देनदार में वृद्धि होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अल्प बचतें नहीं रखी जाती। राजस्व प्राप्तियाँ कहलाती हैं, तो ऐसे को हम राजस्व प्राप्ति कहें। राजस्व प्राप्तियों का उच्च स्तर अर्थव्यवस्था को या अर्थव्यवस्था की बेहतर वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। अच्छा व्यवस्था को प्रकट करता है। राजस्व आय के प्रमुख स्रोत हैं कर होना, गैर कर आय मतलब टैक्स, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अर्जित लाभ जो कि छोटे-छोटे जो सामाजिक रूप से है, सरकार द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त जो ब्याज है उससे प्राप्त होता है। तो ये सब जो है फ़ायदा होता है राजस्व से। और क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि देखिए ब्याज प्राप्ति कर है, सरकारी विभाग है, लेकिन अल्प बचत से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए ये हमारा डी आंसर सही होगा क्योंकि नहीं पूछा था। चलिए 28वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 28वां प्रश्न क्या है कि निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। तो निष्पादन जैसे शब्द आएगा तो आप डी लगा दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका निष्पादन हो गया, शून्य आधारित हो गया, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका को टिक लगाइएगा। सर्वप्रथम निष्पादन बजट का प्रारंभ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ये हम जानते हैं, निष्पादन का भी और शून्य आधारित का भी। इसमें जो है किसी कार्य के संभावित जो क्या होते हैं परिणामों, सॉरी, ये तो हम जान गए कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निष्पादन बजट सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था और शून्य आधारित भी किया गया था। इसमें क्या है, निष्पादन बजट में क्या होता है कि किसी कार्य के संभावित परिणामों, ठीक है, परिणामों को आधार बनाकर बजट का निर्माण किया जाता है। कोई भी परिणाम हो गया, कोई भी लक्ष्य हो गया, उसको समझ गया, उस आधार पर उससे क्या होता है, बजट पेश किया जाता है, बजट निर्माण किया जाता है, उसी को निष्पादन बजट कहते हैं। क्लियर हो गया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। तो ये हो गए हमारे 12 अध्याय। अब चलिए 13 अध्याय खत्म करेंगे और 14 अध्याय खत्म कर देंगे आज से कल तक में आपको खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स। फिर जो भी साइंस का बच्चा वो खत्म करेंगे, फिर जल्द ही पीपीटी के रूप में हम तैयार करके लाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और जल्दी बिहार एसएससी का चाहे 4 का मॉक टेस्ट लाने जा रहा हूँ, तैयार रहिएगा।